Assalamu alaikum, Shabana Sheikh. How are you? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। शबाना आप आई तकरीबन कोई 5-10 साल हो गए होंगे यहाँ पर यूएस जो आप पढ़ने के लिए आई या कम अरसा हुआ? कितना अरसा हुआ? कैसे यहाँ आने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली आई मस्ट से समीना थैंक यू फॉर इनवाइटिंग और आज का दिन इत्तेफ़ाक से ही है क्योंकि आज मेरा यहाँ पे 10 साल कंप्लीट होता है यूएसए में। मैं हाँ। दिसंबर 30th 2014 में आई थी शिकागो हाँ। अपना पीएचडी फिनिश करने के लिए। तो 10 साल कंप्लीट होते हैं आज, तो ये बहुत अच्छा मौका भी है कि मैं इसको आंसर भी कर सकूँ हुँ, कि 10 हुँ। साल का मेरा जर्नी यहाँ पे कैसा रहा। रिसर्च का शौक लेकर आया, पढ़ने का शौक लेकर आया वैसे ही घूमने का शौक लेकर आया? कौन-सा शौक था जो कि आप अपने घर को छोड़कर एक दूसरे देश, एक दूसरे वतन में जाकर रहना, एक ज़िंदगी शुरू करना और ये भी पता नहीं है कि ये कब तक होगा, कितना लंबा सफ़र होगा? सही, बिल्कुल सही बात है समीना एंड आई शुड आल्सो मेंशन हियर कि कमिंग फ्रॉम अ मुस्लिम फैमिली एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी मॉडेस्ट मुस्लिम फैमिली। तो हुँ, बचपन में बहुत इंटरेस्ट था कि मेडिकल डॉक्टर बनूँ। तो पूरा पूरा बचपना, जवानी शायद इसी कोशिश में थी कि मैं मेडिकल स्कूल जा पाऊँ। बट पता नहीं वो कि अल्लाह ताला की क्या मर्ज़ी थी या व्हाट वाज़ डेस्टिन्ड फॉर मी हुँ, आई हुँ, कुड नॉट गेट इंटो मेडिकल स्कूल क्योंकि इंडिया में मैं एक्चुअली हूँ कर्नूल डिस्ट्रिक्ट से जो कि हुँ, आंध्र हुँ, प्रदेश में है इन इंडिया। तो I was not fortunate enough to get into medical school at the time, so I joined for my undergrad in biochemistry, BSc biochemistry. तो इत्तेफाकन से क्या हुआ कि there was a summer research program called Jawaharlal Nehru Center for Advanced and Scientific Research, and every year they select 100 students across India for 2 months to conduct a summer research program. हुँ, हुँ, तो हुँ, मैं हुँ, जब फर्स्ट ईयर बीएससी में थी, आई गॉट सेलेक्टेड टू डू दिस समर रिसर्च प्रोग्राम इन एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड दैट आई वुड से हैज़ चेंज्ड माय लाइफ क्योंकि वहाँ पे इतने अच्छे सीनियर्स थे जिन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया टुवर्ड्स साइंस। अदरवाइज़ बचपन से शौक तो मेडिकल डॉक्टर बनने का था क्योंकि हुँ, आई हुँ, कम फ्रॉम अ विलेज बैकग्राउंड जहाँ पे हॉस्पिटल नहीं था। तो अब बाबा माय डैड आई कॉल हिम बाबा हुँ, हुँ, उनकी काफ़ी ख्वाहिश थी कि ही वांटेड मी टू बी अ डॉक्टर। तो बचपन से ही आई हैव बीन इनटू एकेडमिक्स एंड ऑलमोस्ट हैव बीन टॉपर टिल माय मास्टर्स। बट वहाँ से मेरी साइंटिफिक जर्नी शुरू हुई अंडर द गाइडेंस ऑफ प्रोफेसर डीएन राव जो कि अभी रिटायर्ड हो गए हैं। और वहाँ से शुरू हुआ मेरा इंटरेस्ट इन रिसर्च एंड देन आई जॉइन्ड डॉक्टर यमुना कृष्णन एट द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेस एज अ ग्रेड स्टूडेंट। एंड वहाँ से क्या हुआ कि शी एक्चुअली गॉट अ position, a faculty position at the University of Chicago, and I was at the halfway of my पीएचडी प्रोग्राम हुँ, एंड हुँ, मुझे तो उसको कंप्लीट करना ही था। इट वाज़ अ वेरी, वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन एट द टाइम, हुँ, हुँ, बट आई वांटेड टू फिनिश माय डॉक्टोरल स्टडीज़ एंड दैट इज़ व्हाट गॉट मी इन। घूमने का तो कोई उतना शौक नहीं था, बस आई हुँ, न्यू हुँ, दैट आई न्यू आई वाज़ डूइंग समथिंग रियली नाइस फॉर माय पीएचडी वेयर आई वाज़ हुँ, लुकिंग हुँ, एट how non-coding RNAs called microRNAs कैसे उनका स्ट्रक्चर इम्पैक्ट करता है अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस में बिकॉज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली देयर इज दिस क्लास ऑफ microRNAs which are very crucial for gene expression and उसका डिसरेगुलेशन जो होता है मतलब डिसरेगुलेशन एज इन जितना होना चाहिए उतना नहीं होता, कम या ज़्यादा हो सकता है, जिसकी हुँ, वजह से काफ़ी सारी बीमारियाँ होती हैं इंक्लूडिंग कैंसर्स और अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ एंड थिंग्स लाइक दैट। एंड आई हुँ, न्यू हुँ। वेरी इंपॉर्टेंट वर्क एंड वही एक चीज़ था कि हाउ वुड आई कंट्रीब्यूट टू एंड आई थॉट अल्लाह ताला हैड चोज़न मी टू कंट्रीब्यूट टू द community by advancing in science, हुँ, and हुँ। that's why I'm here, away from family. हाँ, हाँ, 10 साल का एक लंबा सफ़र है, पूरा एक जी, डेकेड है जी, जो कि आपका आज आप जिस तरह से आपने कहा कि आज पूरे 10 साल हो गए हैं आपको एक दूसरे मुल्क में रहकर पढ़ते हुए अपने घर वालों से दूर रहना बहुत मुश्किल काम होता है, आसान काम नहीं होता। आपकी फ़ील्ड जो आपने कहा आरएनए के ऊपर रिसर्च और जीन्स की बात कर रही हैं आप, आरएनए, डीएनए तो जी। फ़ील्ड भी ऐसी है जो कि
अगर आप ढूँढने भी निकलें तो आपको इतने ज़्यादा लोग तो रिसर्च करते हुए इस फ़ील्ड में नज़र नहीं आएँगे और फिर स्पेशली अगर इंडिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान इस रीजन की बात करें तो वहाँ पे तो बहुत कम गिनती के लोग होंगे जो कि जीन्स के हवाले से या डीएनए के ऊपर रिसर्च कर रहे होंगे। तो ये फ़ील्ड में आना मतलब ये आइडिया कहाँ से आया कि भई जीन्स के ऊपर रिसर्च करनी है इसमें बीमारियाँ जो हो सकती हैं इसकी वजह से उसको ढूँढना है कि क्या-क्या तब्दीलियाँ इंसान के जिस्म पर, उसकी सेहत पर, उसके आने वाली नस्लों पर और पिछले नस्लों से भी इसका एक ताल्लुक है क्योंकि जीन्स तो एक ये पिछली नस्लों से ट्रांसफ़र होकर आ रहा होता है इंसान। जी। तो इस फ़ील्ड की तरफ आना कहाँ से ये सोच कहाँ से आई आप में? ये तो फिर वही बचपन की बात हो जाती है हुँ, समीना। हुँ। आई वाज़ क्वाइट अ सिक चाइल्ड हुँ, एंड हुँ। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं बहुत एक विलेज बैकग्राउंड में मेरी परवरिश हुई क्योंकि माय फादर वाज़ अ बैंकर। तो वो फार्मर्स बैंक में ही वाज़ एन एम्प्लॉयी। तो वो क्या करते थे कि वो हमेशा ही यूज्ड टू ट्रैवल फॉर हिज़ वर्क एंड वी यूज्ड टू स्टे वेयर माय ग्रैंडपेरेंट्स वर। So हुँ, हुँ। I went to a convent. That was one of the best things my parents did for me. कि even though I was born Muslim and family में उसके पहले कोई education की तरफ उतना नहीं था, although they had like traditional Urdu हुँ, based हुँ, हुँ, education and things like that. But I think my father, I would say, he was the one who pushed me because I was a very sick child and there was no hospital in our village. हुँ, So हुँ, that was the motivation. तो बचपन से ही I had this inclination towards finding some ways where you can help, you know, people हुँ, with हुँ, their medical issues and things like that. वो तो बचपन से ही रहा है and I would say that it comes from very much like the parents कि वो कैसे आपको raise करते हैं. तो they've raised me with lots of compassion एंड बहुत ही ज़्यादा पुश भी किया है ऑल्दो वी कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड वो कभी कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं होते थे स्पेशली माय डैड। सो आई थिंक दैट वाज़ द मोटिवेशन फ्रॉम माय चाइल्डहुड टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज़ डिसीज़। इट कुड बी एनी पर्टिकुलर डिसीज़ बट हुँ, क्या होता है कि अल्लाह ताला ने जैसे हमको बनाया है एंड आई थिंक पार्टली आई वुड से बीइंग अ मुस्लिम वुमन आई रियली एम वेरी प्राउड टू से दैट एक चीज़ अल्लाह ताला हमेशा बोलते हैं कि कैन यू सी, डू यू बिलीव, कैन यू नॉट सी? तो ये इंट्रीगनेस जो है ना वो हमको आ जाता है इवन व्हेन यू टॉक अबाउट फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इस्लाम। अल्लाह इज आस्किंग यू टू क्वेश्चन। हुँ, ही हुँ, इवन दो हुँ, ही हुँ, हैज गिवन अस ऑल द डूज एंड डोंट्स बट देन ही encourages you to ask questions. So asking question was something that was always there. वो जो curiosity थी कि ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है. But then more in the context of because feel very compassionate when people are suffering, so you want हुँ, to do हुँ, something for them. So I think that हुँ, was the driving force कि, how could I contribute to this? हुँ, हुँ। और फिर जब यहाँ पे आपका आना हुआ Mhm. एक लंबा सफ़र तय करने के बाद अगर आप एजुकेशनल सिस्टम को भी देखें तो उस रीजन Mhm. में एजुकेशनल सिस्टम भी थर्ड वर्ल्ड में काउंट होता है। इतना Mhm. आप कहें कि बहुत ही टॉप क्लास नहीं है, जो Mhm. कि बच्चों को काउंसल करके और उनकी जो इनर स्किल्स हैं, उसको पूरी तरह से पॉलिश करके लेकर है। बहुत मुश्किल से बच्चे आगे बढ़ते हैं आजकल के दौर में भी। लेकिन उस लंबे सफ़र को तय करने के बाद फिर आप यहाँ आई, यहाँ पर बिल्कुल माहौल अलग, कल्चर सबसे पहले तो लोगों को कल्चरल शॉक लगता है, जो भी यहाँ पे आता है, कल्चर Mhm. अलग, पढ़ाई का एक पूरा तरीकाकार अलग। वो कितना चैलेंजिंग और कितना टफ़ था आपके लिए? उसको कवर करना आसान था या नहीं? मैं एक चीज़ बोलना चाहती हुँ, हूँ हुँ। समीना, हुँ, हुँ, ऑल्दो हुँ, जैसे अभी मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूँगी, मैं हुँ, इंडिया की बात करूँगी क्योंकि मैं वहाँ से हूँ। हुँ, तो सिचुएशन ऐसा है कि ऑल्दो पीपल थिंक कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, बट आप बेसिक एजुकेशन को देख लें, तो माँ-बाप अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ़ फर्स्ट ये चीज़ चाहते हैं कि उनकी बच्चों की तालीम अच्छे से अच्छे हो। तो हुँ, हुँ, मुझे लगता है कि जो इंडिया से ट्रेन होते हैं ना, उनका एकेडमिक सिस्टम इतना माशाल्लाह से बेहतरीन है कि दैट्स द रीज़न यू सी मेनी पीपल फ्रॉम इंडिया उनको क्यों H1B का लालच देके यहाँ पे बुलवाते हैं। क्योंकि जो हुँ, हुँ, बेसिक फाउंडेशन है हमारे एजुकेशन सिस्टम का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आई वुड से इट्स मच हायर टू एक्चुअली कंटिन्यू हाई स्कूल एंड कॉलेज लेवल इन इंडिया कंपेयर टू द यूएसए। हुँ, हुँ, स्टैंडर्ड्स वहाँ के काफ़ी हाई हैं, बट दैट आल्सो कम्स विद द प्रेशर दैट यू आर ऑलवेज़ पुश्ड टू एक्सेल। क्योंकि जो कंपटीशन का स्पिरिट इंडियंस में डाल दिया जाता है बचपने से, इट्स अ गुड इन सम एस्पेक्ट्स बट आई आल्सो फील कि बच्चों का बचपना उनके हाथ से निकल जाता है
because I do not remember doing anything when I was in high school or college except for preparing for my medical school, which I think is not really good, क्योंकि एक balance भी होना चाहिए कि you encourage children to have some kind of fun activities, which I think I did miss when I was a child. हमेशा पढ़ाई पढ़ाई वो होती थी. But in that sense, I don't think it was challenging at all, क्योंकि मैं actually NCBS जो बैंगलोर इंडिया में है, one of the finest institutions in India है. But I was just fortunate because my PI got a position. She was offered a faculty position, and I just happened to come along with her. But cultural differences के वजह से I found it was extremely challenging. Although I'm not openly a Muslim, but I really felt it quite a pinch, both in India as well as in the USA. Especially from the Indians, I would say कि मुझे काफ़ी discrimination को face करना पड़ा, which I felt was something that I think many people face through. Being a brown Muslim woman is always challenging. तो उसके काफ़ी fair share of challenges रहे हैं, and I will not deny that, because I want to be like really honest with your audience so that they will be prepared. Not to discourage anybody, but then कि ऐसा होता है, but we have to fight. आपने 2 बातें मैं चाहूँगी इसको थोड़ा-सा हाइलाइट करूँ। थैंक यू वेरी मच कि आपने उसको फ़ोकस किया, उसके ऊपर बात की। लोग बहुत कम बात करते हैं। एक तो ये कि जो एजुकेशनल सिस्टम है, आपने इंडिया की बात की, कहा तो जाता है उस रीजन में जितने भी मुल्क हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के नाम से जाने जाते हैं, और उस तरह से इनके एजुकेशनल सिस्टम को एक्नॉलेज नहीं किया जाता है। कहीं भी आप चले जाएँ, इवैल्यूएशन और सारा कुछ करके बहुत ज़्यादा एक डिस्करेज किया जाता है बच्चों को। आपने बताया इंडिया का, मैं फिर कहूँगी थैंक यू सो मच, और मैं इसको बल्कि यहाँ पर एंडोर्स भी करना चाहूँगी कि अगर आप पाकिस्तान में भी देख लें, कंपैरिज़न जब मैं करती हूँ, क्योंकि मेरी सारी तालीम पाकिस्तान से है, अच्छे इंस्टीट्यूट्स में, अच्छे-अच्छे इदारों में, इवन बल्कि मैं कहती हूँ कि जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के स्कूल्स भी हैं, जहाँ से हमने पढ़ा है, अगर मैं उसको यहाँ पे कंपेयर करती हूँ, तो मुझे यहाँ पे वो कंपैरिज़न मैं उसका नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी जो एजुकेशनल सिस्टम था, इवन गवर्नमेंट के इदारों में, बहुत टफ था। इसीलिए उन सारे चैलेंजेस को बर्दाश्त करके जब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें लगता है कि हमने तो बहुत पढ़ा है। यहाँ पे बच्चे बहुत लेज़ी हैं उनको तो थैंक यू सो मच कि आपने इसको मैं चाहती थी कि कोई इसके ऊपर बात करे कि हमारा एजुकेशनल सिस्टम ठीक है, बैकवर्ड मुल्कों में आप इसीलिए देख लिए ना, यूएसए का सबसे पावरफुल हथियार क्या है? H1B है, क्योंकि वहाँ से जो पढ़ के जो ट्रेंड होके आते हैं, तो इतने सारे आप स्टेम फील्ड्स में ले लीजिए, इंडिया, पाकिस्तान स्पेशली, इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, वो कैसे आ पाते हैं? बिकॉज़ देयर ट्रेनिंग हैज़ बीन रियली गुड। उनका जो बेसिक फाउंडेशनल ट्रेनिंग होता है एकेडमिक्स में, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप लैंग्वेज को हटा दीजिए, आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश में अगर आप रीजनल लैंग्वेजेस के स्कूल्स में देखेंगे, तो लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, बट देन दैट डज़ नॉट स्टॉप देम फ्रॉम एक्सेलिंग इन एकेडमिक्स। तो आई वुड से कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशनल, बट वही एज़ आई सेड कि थोड़ा बैलेंस करना ज़रूरी होता है। आई डू रियली फील कि वो थोड़ा अगर लेवरेज मिलता खेलने-कूदने का भी, तो वो नहीं मिला बिल्कुल। लेकिन एक और बात भी आपने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की, वो है डिस्क्रिमिनेशन। और इसके ऊपर बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन ये होती है। जो लोग बाहर से आते हैं, यूरोप जाते हैं या यूएस आते हैं, स्पेशली एजुकेशन में जाते हैं या फिर जॉब के लिए जाते हैं, वो उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है। हर लेवल के ऊपर फेस करनी पड़ती है। अपने आप को मनवाने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, और अगर आप एक औरत हैं और एज़ अ इमिग्रेंट आई हैं, तो वो फिर अब जिस तरह औरतों को हर जगह पे मुश्किल होती है, वहाँ पे फिर यूरोप और यूएस में भी बहुत मुश्किल होती है अपने आप को एक स्टेबल पोज़ीशन पर लेकर आने के लिए। उनको दुगनी मेहनत, बल्कि उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को मनवाने के लिए। तो थैंक यू सो मच कि आपने इन 2 बहुत ही अहम नुक्तों के ऊपर बात की, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने उसको बताया कि किस तरह से आपको फेस करना पड़ा। तो वो जो रिसर्च का जर्नी जो कि आपका बचपन से एक शौक था, और फिर आपको यहाँ पर लेकर आया, तो यहाँ पर आकर शिकागो से आपने अपना वो रिसर्च का शुरू किया, एक सफ़र शुरू किया। क्या-क्या आपने उसमें एक्सप्लोर किया? क्या-क्या एक्सपीरियंस किया? किस-किस चीज़ के ऊपर जीन्स के हवाले से, डीएनए, आरएनए के हवाले से रिसर्च किया आपने?
जी, सबीना, मेरा जो हुँ, एकेडमिक हुँ। जर्नी है वो शुरू हुआ एट द नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज़ बैंगलोर, जो कि हुँ, टाटा हुँ। इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का विंग है। हुँ, तो हुँ। वहाँ पे मैंने डॉक्टर यमुना कृष्णन को जॉइन किया था, जो कि न्यूक्लिक एसिड्स मतलब डीएनए, हुँ, आरएनए हुँ। के स्ट्रक्चर्स को समझती है। यूजुअल हुँ, उसमें भी क्या होता है कि हुँ। कैनोनिकल मतलब जो नॉर्मल होता है वो भी, और जो ना नॉन कैनोनिकल मतलब उसमें भी एक्सेप्शंस होते हैं। जैसे हमारा आई थिंक वो हमको एक अलग ही सेशन करना पड़ेगा, बट सबको पता है कि डीएनए जो है, जैसे हमारे कोई भी आप लैंग्वेज ले लें, जैसे उसमें अल्फाबेट्स होते हैं, डीएनए के भी 4 अल्फाबेट्स होते हैं, एडेनाइन, हुँ, हुँ। थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो एटीजीसी बोलते हैं। तो उसके कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट जीन्स बनते हैं। तो डॉक्टर यामुना कृष्णन वो क्या करती थी, वो डीएनए और आरएनए के अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स को समझ के उससे शी यूज्ड टू मेक फंक्शनल डिवाइसेस जो कि हमारे सेल्युलर एनवायरनमेंट को सेंस कर सकते हैं। जैसे हुँ, वो हुँ। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को सेंस कर सकते हैं, या कि हमारे सेल्स में कितना क्लोराइड है उसको सेंस कर सकते हैं, कितना सोडियम है, कितना पोटेशियम है। तो वो ये सारे फंक्शनल डिवाइसेस को एक मेन एस्पेक्ट था उस लैब का। और दूसरा एस्पेक्ट था आरएनए। अभी कोविड के बाद हर कोई एमआरएनए वैक्सीन को हुँ, हुँ। पहचानता है। तो डीएनए से जो आरएनए बनता है, तो आरएनए के 4 अल्फाबेट्स होते हैं, ए, यू, जी, सी। डीएनए में टी होता है और आरएनए में यू होता है। हुँ, तो हुँ। हम लोगों ने क्या स्टडी किया उसमें कि जैसे आरएनए हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर बना सकता है, मतलब यूजुअली आरएनए जैसे अल्फाबेट्स एक स्ट्रिंग की तरह होता है, समझे, बट वो स्ट्रिंग हुँ, क्या हुँ। है कि उसको एक डिस्टिंक्ट कॉन्फर्मेशन फॉर्म करके वो कॉन्फर्मेशन जो है उसका फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकता है, उसका फंक्शन ये कर सकता है। अब मैंने अपने पीएचडी में व्हाट आई स्टडीड वाज हाउ टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्राइमरी माइक्रो आरएनए 1792, इट्स अ प्राइमरी माइक्रो आरएनए क्लस्टर, वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लीफाई हो जाता है कैंसर्स में, लिम्फोमास में। तो हमने ये दिखाया है कि वो एक 800 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए होता है, वो कैसे एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में अडॉप्ट करता है, जो माइक्रो आरएनएज़ उनसे फॉर्म हो रहे हैं, उनको रेगुलेट करने में इम्पोर्टेंस है। तो मेरे पीएचडी मेरे डॉक्टोरल थीसिस के हुँ, लिए हुँ। दैट इज़ व्हाट आई शोड। एंड आफ्टर माय पीएचडी आई गॉट इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग हाउ द गट एंड ब्रेन आर कनेक्टेड एंड व्हाट हुँ, हैपेंस हुँ। इन अल्ज़ाइमर्स डिसीज़। सो हुँ, मेरे हुँ। पीएचडी ग्रेजुएशन करने के बाद आई स्विच्ड इनटू न्यूरोबायोलॉजी, where I started working with Professor Sam Sisodia, and we started to understand how does the gut microbiome modulate neuroimmune modulation in Alzheimer's disease. हुँ, In हुँ। with respect to Alzheimer's disease, एक चीज यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि although Alzheimer's disease it's called the disease of aging, 2/3 of people who have Alzheimer's disease are women. So for obvious reasons, why should women suffer all the time? I think that stuck so strongly with me. Ki I really wanted to understand what happens in women's brain. And alhamdulillah, that's what I did for my postdoc. हुँ, Uh, हुँ। we studied how changing the gut microbiome can modulate neuroimmune responses based on sex कि औरतों में कैसे होता है, but then I don't use human beings, I use mice जो कि हुँ, हुँ। Alzheimer's develop करते हैं, and then I studied how these microbiome can modulate their functions. हुँ, हुँ। इतनी अहम बातें आपने अपनी एक इस जवाब में, इस एक सवाल के जवाब में आपने बता दी हैं कि मैं चाहूँगी कि हर एक के ऊपर एक अलग-अलग पॉडकास्ट किया जाए, एक अलग-अलग वो किया जाए। एक तो आरएनए और डीएनए जो कि बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत अब लोगों में पैदा हो रही है कि Mhm. ये वो जीन्स हैं जो कि एक पूरी ह्यूमन हिस्ट्री Mhm. को ना सिर्फ बयान करते हैं बल्कि एक आइडेंटिटी है ह्यूमन रेस की फ्रॉम द बिगिनिंग और अप टिल द एंड इसको लेके जाया जा सकता है और फिर इसका हर तरीके सिर्फ बीमारियों में ही नहीं क्राइम्स में हर चीज़ में जो है वो इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरा आपने अल्ज़ाइमर्स का बात किया और पेट का और ब्रेन का आपने ताल्लुक जोड़ दिया ये तो मेरा नहीं ख़्याल लोगों के ज़हन में इतना होगा क्योंकि अगर आप प्रोवर्ब्स को देखें तो उसमें यही सुनने में आता है कि मर्दों के हवाले से है कि मर्द के दिल का रास्ता पेट से होकर गुज़रता है। आपने पेट और ब्रेन को जोड़ दिया और फिर अल्ज़ाइमर की बात और उसमें फिर
मतलब 2/3 औरतों को अल्ज़ाइमर होता है, ये तो बहुत जी, बड़ा फ़िगर है। जी, इतनी अहम बातें हैं जी, कि मुश्किल होगा कि एक सिटिंग में इसको कवर करें। लेकिन एब्सोल्यूटली, थोड़ा-थोड़ा-सा अभी कोशिश करते हैं इसके ऊपर जी, बात करने की। सबसे पहले डीएनए स्ट्रक्चर और आरएनए के ऊपर कोविड के बाद तो लोगों ने बहुत ज़्यादा इसके बारे में सुना और इसके ऊपर अब काम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी। लेकिन अगर मैं सिर्फ़ ये कहूँ कि आप इसको अगर से आसान ज़ुबान में लोगों को एक्सप्लेन करें कि ये कितनी अहम है, ये जो जीन्स की हम बात करते हैं और फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं डीएनए या आरएनए, ये इंसान की ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये सारा स्ट्रक्चर? देखिए समीना, अगर सिंपली हम ये समझें तो जैसे एक घर ईंट और पत्थर और सीमेंट से बनता है, हुँ, तो वैसे ही हम लोग भी बने हैं सेल्स से और हुँ, हर हुँ, सेल में डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर और डीएनए से आरएनए बनता है, ओके? और आरएनए जो है फिर न्यूक्लियस में से साइटोप्लाज़्म में आता है, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसाइज़ होते हैं। हुँ, हुँ, तो ये बायोमोलेक्यूल्स जो है, दीज़ आर बायोमोलेक्यूल्स ऑफ लाइफ, इसीलिए बायोमोलेक्यूल बोलते हैं, बायो इज़ लाइफ। सो ये इतना ज़रूरी होता है कि वी आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट? और उसमें अगर इन बायोमोलेक्यूल्स का कोई भी फंक्शन ठीक से नहीं होता है, जैसे इमेजिन करें कि जितना होना है, उतना नहीं होता है। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कम होने के अलग रीज़न्स हो सकते हैं और ज़्यादा होने के अलग रीज़न्स होते हैं। और इसमें क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए, टी, जी, हुँ, सी हुँ, के डीएनए में। अगर सोचो कि जिस ऑर्डर में ये अल्फ़ाबेट्स हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस आई ऑलवेज़ गिव दिस एग्ज़ाम्पल, लाइक माय नेम इज़ शबाना। हुँ, अगर हुँ, उसमें से मैं नेम हटा दूँगी, माई इज़ शबाना, इट डज़न्ट मेक सेंस, राइट? द हुँ, होल हुँ, सेंटेंस इज़ माई नेम इज़ शबाना। तो अगर उन 4 अल्फ़ाबेट्स को आप में एक सेंटेंस में डालते हैं, अगर वो सेंटेंस बहुत प्रॉपरली हो, तभी वो एक आरएनए को और तभी वो एक प्रोटीन को दे पाता है। अगर उसमें कोई भी चेंज होता है, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं, तो वो क्या होता है, एक गलत प्रोटीन देता है और एक गलत आरएनए देता है, जिसकी वजह से बीमारी होती है। तो हर बीमारी का एक अलग-अलग रीज़न होता है, बट अगर हम जेनेटिक्स की बात करें, तो ये चेंजेस जो डीएनए और आरएनए और प्रोटीन में हो सकते हैं, जिसकी वजह से बीमारी होती है। बट देयर आर लॉट्स ऑफ अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, एनवायरनमेंट हो गया, हुँ, माइक्रोबायोम हो गया, डाइट हो गया, लाइफ़स्टाइल हो गया, स्ट्रेस हो गया, नींद हो गया। तो ये सारे अलग-अलग फिज़िकल फैक्टर्स हैं, जो कि उस बीमारी को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो वो जेनेटिक्स थोड़ा पार्ट प्ले करता है, बट जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, जो फिज़िकल फैक्टर्स हैं, उसका भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। हुँ, हुँ, तो हमने ये स्टडी किया है कि कैसे एक आरएनए का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने से बीमारी हो सकती है और हम उसको हुँ, हुँ, कैसे कंट्रोल सकते हैं, दैट दैट बिकम्स द क्लिनिकल व्हिच आई हैव नॉट डन। हुँ, हमारा हुँ, तो सही इन्वेस्टिगेशन के तक ही है रहा है अभी हाँ, तक, हाँ, बट जी। इंशाल्लाह मे बी इन फ्यूचर। सही। तो थोड़ा-सा अगर इसको बीमारी को कनेक्ट करना चाहें अपने एंसेस्टर से, अपने हुँ, हुँ, आबाओ-अजदाद से, हुँ, पुरखों से। हुँ, एक कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, लोग सुनते हैं कि ये हेरिडिटरी हैं, जी। आपको विरासत में मिली हैं। हुँ, माँ हुँ, बीमार है, उसको एक सर्टेन बीमारी है, जैसे अब लेट्स से माइग्रेन है। तो बच्चों में से भी ज़रूरी नहीं है सबको हो, लेकिन किसी एक को वो तकलीफ़ होगी। इस तरह ब्लड प्रेशर है या शुगर है, वो भी लोगों से यही सुना है कि ये आपको विरासत में मिल सकती हैं। तो क्या ये उसी जीन्स के स्ट्रक्चर की वजह से होता है कि वो माँ से या दादा-दादी से या नाना-नानी से किसी एक बच्चे में आने वाली जनरेशन में कोई एक सर्टेन बीमारी आ जाती है? देखो कुछ-कुछ बीमारियाँ ऐसे हैं जहाँ पे अगर मदर और फादर किसी के अंदर एक जीन एक्सप्रेस्ड है, अगर वो बीमारी वाला जीन डोमिनेंट है तो बच्चे को होने के चांसेस होते हैं। बट हुँ, एज़ आई हुँ। सेड अभी लेटेस्ट स्टडीज़ हैव क्लियरली शोन कि जेनेटिक्स का थोड़ा बहुत रोल है। वी कैन नॉट डिनाई दैट, बट हाउ यू कैन एक्चुअली मैनिपुलेट योर ओन लाइफ़स्टाइल टू सॉर्ट हुँ, ऑफ हुँ। डिक्रीज़ द इफ़ेक्ट ऑफ दोज़ डिसीज़ेज़। जैसे अल्ज़ाइमर्स में भी फ़ैमिलियल अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ बोल के उसमें 2 जीन्स होते हैं, एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन एपीपी एक जीन है और प्रेसेनिलिन वो एक जीन है। तो जिनके पास ये जीन्स होते हैं, म्यूटेशंस होते हैं इन जीन में, दे आर एट अ हायर रिस्क। हुँ, हुँ। बट नाउ रीसेंट स्टडीज़ हैव शोन हाउ सेवरल अदर फैक्टर्स, जैसे अभी गट माइक्रोबायोम का जो मेरा पोस्ट डॉक में हुँ, मैंने काम हुँ। किया है, दे हैव शोन कि हाउ यू कैन मैनिपुलेट इफ यू हैव अ हेल्दी गट।
और बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो गट से शुरू होती है, एंड ये तो हिपोक्रेट्स ने काफ़ी, इवन बिफोर क्राइस्ट ही हैज सेड दैट ऑल डिसीज़ एवरी डिसीज़ बिगिन्स इन द गट। तो इसीलिए जो हमारा खाने-पीने का स्टाइल है और जितना हम अमाउंट खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, अभी आप देख लो इतने सारे पॉडकास्ट है कि आप थक जाओगे देखते-देखते क्या सही क्या सही। गलत। देखो हाँ, कोई हाँ। एक चीज़ सही या गलत नहीं होती है, क्योंकि हर इंसान है, इट्स इंडिविजुअल, इट्स पर्सनलाइज़्ड कि कैसे आपका लाइफ़स्टाइल है, आप कब अपने काम पे जाते हो, हाउ मेनी आवर्स यू वर्क, डू यू गेट इनफ स्लीप और डू यू गेट इनफ न्यूट्रिशन, बिकॉज़ एवरी पर्सन्स नीड्स आर डिफरेंट। तो हुँ, हुँ। अगर हम वो अकोमोडेट करके अपनी लाइफ़स्टाइल को गुज़र सकते हैं, तो हम काफ़ी हद तक जो जेनेटिकली प्रीडिस्पोज़ होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो हुँ, हुँ। जेनेटिक्स तो है ही, इफ यू हैव दैट यू, अब जैसे आप देखो डायबिटीज़ है, अगर डायबिटीज़ इंडिया में तो इट्स लाइक इज़ ऑन राइज़, यू नो, इट्स, हुँ, हुँ। बट अगर आपको पता है कि इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, जेनेटिक्स है ही है, बट अगर आप इतना शुगर खा रहे हैं और आप कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आप तो यू आर पुटिंग योर डिसीज ऑन अ ट्रेडमिल, राइट, कि इतना हुँ, हुँ। आप एनहांस कर रहे हैं। सो जेनेटिक्स का बहुत ज़रूरी है ये मानने के लिए कि व्हाट आर द काइंड ऑफ डिसीजेस दैट यू माइट बी प्रीडिस्पोज्ड टू, but that should also give us the opportunity to see how we can modulate these physical factors so that you will not be under the influence of the disease as much as you would if you हुँ, don't हुँ। take care of it. हुँ। द 2 सवाल यहाँ, एक सवाल में 2 पार्ट Yeah. पूछने चाहूँगी। एक ये कि आपने कह दिया ठीक है, जीन्स में होता है कुछ, आप पेरेंट्स के से बच्चों में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन लाइफ़स्टाइल और ईटिंग हैबिट्स अगर चेंज कर ली जाए, तरतीब में उनको ठीक तरीके से कर लिया जाए, तो क्या काफी ये चांसेस हैं हम्म, कि वो फिर मतलब उसको रोक दिया जाए, वो ट्रांसफ़र फिर आइंदा जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में वो ना हो? क्योंकि जीन्स तो आने वाली जनरेशन में जाएँगे, लेकिन अगर उसको एक जनरेशन ने कंट्रोल कर लिया, तो वो उसको दूसरी जनरेशन को ट्रांसफ़र नहीं हो सकेंगे। क्या इस तरह से कुछ हो सकता है या नहीं? ऐसा हर हर बीमारी के लिए ये पॉसिबल नहीं है समीना। जैसे हुँ, देयर आर सम डिसीजेस लाइक आप ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स आप ले लीजिए, सिकल सेल एनीमिया है या थैलेसीमिया है। अभी सिकल सेल एनीमिया में एक म्यूटेशन होता है जिसकी वजह से एक अमीनो एसिड का चेंज हो जाता है। अब हुँ, उसमें क्या है, हम उसको इधर जीन थेरेपी या यू नीड सम काइंड ऑफ अदर वेज वेयर यू कैन करेक्ट इट। तो वो तो डाइट से नहीं हो सकता है। हुँ, हुँ, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो हमारा हीमोग्लोबिन जो ब्लड सेल्स होते हैं, तो वो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसीज़ का जो शेप है, वो सिकल सेल के जैसा हो जाता है। एंड हुँ, हुँ, देन इट एंड यू एंड अप हैविंग एनीमिया एंड लॉट ऑफ अदर डिसीज़, और थैलेसीमिया में जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देते हैं ये सब। तो ये इनको हम करेक्ट वैसे नहीं कर सकते, लाइक यू नीड टू गो फॉर जीन थेरेपीज़, और अभी जीन एडिटिंग का भी ज़माना है वेयर दे आर ट्राइंग हुँ, टू हुँ, सी कैन engineer those genes and edit जहाँ पे गलत है, वहाँ पे करेक्ट करके उस जीन को फिर इंट्रोड्यूस करो। तो ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, अभी तक हुँ, हुँ, यू कांट एक्सपेक्ट कि उससे पूरी बीमारी ठीक हो सकती है। बट एएलएस ऐसे कुछ बीमारियों के लिए 1-2 अभी मार्केट में क्लिनिकल ट्रायल सक्सेसफुल रहे हैं। हुँ, तो हुँ, वी हुँ। कैन नॉट जनरलाइज़ कि हर बीमारी के लिए ये हो सकता है। उहुँ। बट ऑफ एक कोर्स एक जीन्स से रिलेटेड एक सवाल और पूछना चाहूँगी, फिर हम अपने दूसरे जो गट और ब्रेन का रिलेशन है, उसके ऊपर मैं आपसे थोड़ी-सी बात करना चाहूँगी। जो क्राइम्स हैं, उसमें भी डीएनए और उसका रिलेशन जो है, उसके बारे में बहुत ज़्यादा आजकल काम हो रहा है कि अगर हुँ, कहीं कोई जुर्म हो जाता है, हुँ, कोई रेप हो जाता है, कोई वॉयलेंस हो जाता है, तो वो डीएनए के ज़रिए आप कर सकते आइडेंटिफाई हैं कर कि पाते कौन है, हू इज़ द कल्प्रिट। हैं। तो ये कैसे होता है? अगर इसको भी मैं चाहूँगी थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दें आप। देखो, आई थिंक आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। हुँ, हुँ। एंड उसमें क्या होता है कि ना, हाँ, जैसे हर सेल में हमारा डीएनए होता है, उसमें हर इंसान में लगभग आपका सीक्वेंस जो होता है जीन्स का, वो सेम होता है। बट एट द एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स यू हैव वेरिएबल रीजन्स, और वो वेरिएबल रीजन्स जो है ना, वो सीक्वेंसेस हर इंसान का अलग-अलग होता है। वो हुँ, सीक्वेंस हुँ। में चेंज हो सकता है या लेंथ में चेंज हो सकता है। दैट मीन्स वो आपके लिए यूनिक होता है। जैसे अब आप कोई एक प्रोटीन ले लीजिए, एल्बुमिन ले लीजिए। तो आप में भी सोचो कि या फिर बाल का आप ले लिए, केराटिन ले लिए, तो सब में सेम ही जैसा होता है। बट देयर आर फ्यू सीक्वेंसेस ऑन द डीएनए व्हिच आर वेरी यूनिक टू एवरी इंडिविजुअल। तो उससे आप
आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी प्री लिस्टेड है कि इन सब का डीएनए है, तो आप मैच करके बोल सकते हैं कि ये किसका है। क्योंकि वो जो यूनिक टैंडम रिपीट्स होते हैं, वो हुँ, हुँ, हर इंसान के अलग-अलग होते हैं, जिससे आप हुँ, हुँ, पहचान सकते हैं कि आप कौन हैं। जैसे फिंगरप्रिंट है ना, अल्लाह ताला ने तो ये तो ऑलरेडी बोला है कि हर इंसान का फिंगरप्रिंट तो अलग होता है। तो हुँ, वैसे हुँ, ही डीएनए में भी जो ये यूनिक टैंडम रिपीट्स होते हैं या स्मॉल रिपीट्स होते हैं, वो यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के लिए। तो हुँ, अगर हुँ, आपको उनका कोई सेल मिल जाता है, ब्लड हो सकता है, सलाइवा हो सकता है या एक्सक्रीशंस हो सकते हैं, हुँ, हुँ। सेमिनल फ्लूइड्स हो सकते हैं, तो उससे अगर वो डीएनए आइसोलेट करके इफ दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दोज़ सीक्वेंसेस, देन यू कैन से कि ये डीएनए इस इंसान को बिलॉन्ग करता है। हुँ, और ये यूनिकनेस कितनी परसेंटेज होती है एक डीएनए में? मतलब एक डीएनए दूसरे डीएनए से कितने परसेंट मुख्तलिफ होता है? जैसे कोडिंग जो होता समझने है, के जैसे लिए। मैं बोल हाँ, रही हूँ, हाँ। हमारे हुँ, अंदर ह्यूमन बीइंग्स में रफली 20,000 जीन्स होते हैं। हुँ, हुँ, तो वो जो है प्रोटीन कोडिंग होते हैं, तो वो काफ़ी इट्स द सेम इन एवरी हुँ, हुँ, इंडिविजुअल। हुँ, हुँ, बट ये जो यूनिक सीक्वेंसेस डीएनए की बात हो रही है, वो हर इंसान के लिए, जैसे अगर सोचो आप में 2 हो सकते हैं, मेरे में 3 हो सकते हैं, या फिर हुँ, ऐसे हुँ। जस्ट लाइक टू गिव यू एन एग्जांपल, इट्स यानी नॉट लाइक दैट, बट ऐसे 20,000 में से कोई 2 या 3 मुख्तलिफ हो सकते हैं, बाकी 20,000 सारे सभी में कॉमन रहते हैं, बट हाँ, दीज़ आर नॉट कोडिंग रीजन्स। हाँ, जो हाँ, ओके, प्रोटीन बनता है उसको कोडिंग बोलते हैं, जो प्रोटीन सही, नहीं बनता है सही। उसको नॉन कोडिंग बोलते हैं। तो हुँ, हमारा हुँ, तो डीएनए तो इतना बड़ा है, इट्स फ्यू बिलियन हुँ, बेस हुँ। पेयर सॉरी, तो वो क्या है कि उसमें से काफ़ी कम पोर्शन जो है, 2% एक्चुअली कोड्स फॉर हाँ, प्रोटीन्स, और हुँ, हुँ, बाकी 98% उसमें से 80% आरएनए बनता है। वो हुँ, हुँ, 80% आरएनए से सिर्फ 2% प्रोटीन बनता है, बाकी सब इज़ वेरी नॉट हुँ, नॉट हुँ। कोडिंग। उसमें से ये जो टैंडम रिपीट्स और यूनिक रीजन्स होते हैं, वो हर इंसान के अलग होते हैं। नहीं, छोटी-सी यूनिकनेस आपको पकड़वा भी सकती है और हुँ, आपको बहुत कुछ और भी दे सकती है, ठीक। तो ये तो डीएनए और आरएनए की बात हो गई। वाक़ई जी, जिस तरह आपने बताया ये कोई इतना छोटा सब्जेक्ट नहीं है जी, जेनेटिक स्टडीज़ जो है इसको थोड़ा-सा समझने के लिए भी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है। लेकिन एक और अहम बात जो आपने जिसके ऊपर आप अपना पीएचडी और डॉक्टरेट भी कंप्लीट कर रही हैं। गट और ब्रेन का ताल्लुक और आप अल्ज़ाइमर डिज़ीज़ को स्टडी कर रही हैं, जी। कि क्या किस हिसाब से, किस हवाले से आप इसको स्टडी कर रही हैं? कि ये गट में कुछ ऐसा होता है जिसकी वज़ह से ब्रेन इफ़ेक्ट होता है? आपका स्कोप क्या है इस स्टडी का? तो वो तो डीएनए और आरएनए की बात तो वो मेरे हुँ, पीएचडी की बात थी। हुँ, पीएचडी के बाद जो पोस्ट डॉक्टोरल ट्रेनिंग बोलते हुँ, हैं, हुँ, हुँ, उसमें मैंने अल्ज़ाइमर्स पे काम किया। वहाँ पे हुँ, वन ऑफ द थिंग्स दैट आई वाज़ इंटरेस्टेड इन कि अ, जो गट में जो बैक्टीरिया, हुँ, वायरसेस, फंगाई वो सब होता है, उसको गट माइक्रोबायोम बोलते हैं। बट हुँ, गट हुँ, बैक्टीरिया, वी नो दैट इट्स वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर नॉर्मल फंक्शन, जो हमारा नॉर्मल फिजियोलॉजी है, उसके लिए हम लोगों को अभी लगता था कि ना गट बैक्टीरिया क्यों है आपके गट में, क्या ही फंक्शंस हैं उसमें, ये क्या बग्स हैं, पैरासाइट्स हैं। बट इट टर्न्स आउट टू बी दे आर वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट फॉर आवर फिजियोलॉजी एंड फॉर प्रॉपर ब्रेन फंक्शंस। ओके। जब वो गट बैक्टीरिया जो है, अगर वो उसमें कोई भी पैथोजेनिक बैक्टीरिया टेक ओवर कर लेते हैं, या फिर हमारा डाइटरी हैबिट्स हैं या लाइफ़स्टाइल ऐसा है कि उसपे डिस्बियोसिस हो जाता है गट में, मतलब गुड बैक्टीरिया का प्रोपोर्शन कम हो जाता है और बैड पैथोजेनिक बैक्टीरिया का इंक्रीज़ हो जाता है। जैसे ढेर सारे एंटीबायोटिक्स किसी ने ले लिए, हुँ, फॉर हुँ। नो रीज़न, लोग, हम इंडिया में भी तो काफ़ी आदत होती है कि कुछ भी इन्फेक्शन हो गया तो वो ब ब एंटीबायोटिक्स। ब हर एक चीज़ के लिए, ज़ुकाम के लिए भी एंटीबायोटिक ले करेक्ट। लो। इवन दूसरी हाँ, चीज़ ये है कि हाँ, जो डिलीवरी होती है, जब डिलीवरी होती है तो इंडिया में ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न्स इज़ कि दे डोंट गो फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी, दे गो हुँ, फॉर द हुँ, सी सेक्शन। तो क्या होता है कि जब एक बच्चा थ्रू वेजाइनल डिलीवरी से पैदा होता है, तो ही गेट्स द माइक्रोबायोम फ्रॉम हिज मदर। बट जब आप पेट हुँ, काट के लाइक सी सेक्शन से करते हैं, तो उसको सिर्फ स्किन का फ्लोरा मिलता है। ही डज़ नॉट गेट दैट गुड वेजाइनल फ्लोरा दैट अ मदर गिव्स टू अ चाइल्ड। तो वहीं से शुरुआत होती है कि व्हाट काइंड ऑफ बैक्टीरिया इज कॉलोनाइज्ड इन द बेबीज गट। तो वो हुँ, आल्सो शेप अप करने में काफ़ी रोल प्ले करता है।
तो अभी several neurological diseases, including psychiatric diseases, we know that gut microbiome has a very major role to play. काफ़ी सारे गुड बैक्टीरिया जो होते हैं वो के दे एक्चुअली सर्वाइव ऑन द लेफ्टओवर्स ऑफ व्हाट वी ईट, लाइक से फॉर इंस्टेंस द डाइटरी फाइबर दैट वी ईट, वो जब वो जो गट बैक्टीरिया है जो हमारा अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो होता है उस पे वो फीड करके दे रिलीज लॉट्स ऑफ गुड मॉलिक्यूल्स लाइक शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, and these can actually get into the brain and then actually help in immune functions in the brain. So I studied immune cells of the brain called as microglia, and what I've shown is how changing the gut microbiome by a cocktail of antibiotic can mediate different kinds of immune responses in males and female mice with Alzheimer's disease. तो अगर हमारा गट बैक्टीरिया अच्छा है और हम उसको जब हम खाते हैं अपने लिए खाएं बट अपने बैक्टीरिया के लिए भी खाएं, बिकॉज दे आर द वंस हु हेल्प यू हैव प्रॉपर फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड ब्रेन फंक्शंस। मैं इसको थोड़ा-सा प्रोसेस करने की कोशिश कर रही जी, हूँ। जी। आई एम मतलब सॉरी बहुत सारी फॉर मालूमात हैं और मतलब मेरे लिए भी मैं कहूँगी कि पहली बार मैंने इतने डिटेल से सुना है कि जो हम खाते हैं, अभी तक तो ये पता है जो खाते हो तो मसल्स बनते हैं और जिस्म को हेल्दी खाना चाहिए और जंक फूड से दूर रहना चाहिए, सेहत अच्छी होती है। लेकिन ये आपको आपके ब्रेन को कितना इम्पैक्ट करता है, आपके लिए कौन-सी ऐसी बीमारी का सबब बन सकता है जिसका अभी तक कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज नहीं है अल्ज़ाइमर्स का। तो इसको प्रोसेस करना ये वाक़ई बहुत एक एक मैं कहूँगी कि बहुत ही अहम बात है, बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि अगर इसको समझ के अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा बेहतर करने की, स्पेशली खाने-पीने की आदत की, और जब हम बात करते हैं अब इंडिया, पाकिस्तान और उस रीजन की, तो वहाँ पर तो हमें पता है खाने की आदत क्या है, किस तरह से लोग खाते हैं और वक़्त के साथ-साथ कितना चेंज हो गया है। वहाँ पर भी ओबेसिटी और मोटापा और लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। बच्चों में बीमारियाँ, छोटे-छोटे बच्चों में शुगर और ब्लड प्रेशर, इस तरह की बीमारियाँ रिपोर्ट हो रही हैं। तो ब मैं थोड़ा-सा इसको खुद भी अभी वो कह रहे हैं समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन है और कितनी अहम इन्फॉर्मेशन है हमारी ज़िंदगी से मुतालिक, और छोटी-छोटी बातों से इसको किस तरह से बेहतर तरीके से बदला जा सकता है, अपनी ज़िंदगी को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। तो अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि गट में जो माइक्रोबायोम्स हैं, जो कि बेहतर हैं हमारे लिए, जो कि बहुत अच्छा, बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं, हमारी ना सिर्फ़ पेट की सेहत को बेहतर करने के लिए, बल्कि हमारे दिमाग की सेहत को बेहतर रखने के लिए, बनाने के लिए नहीं, रखने के लिए भी, उसको प्रिज़र्व करना, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कुछ आपने अभी तो आपका काम अंडर प्रोसेस है, आप अभी भी काम कर रही हैं। जो एक बहुत ही अहम बात जो कि आपको नज़र आई हो, जो कि शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो और आपने इस अल्ज़ाइमर और जो इसका जो गट के साथ ताल्लुक है, इसको एस्टेब्लिश करने के लिए आपको अभी तक सामने आई हो, वो अगर आप शेयर करना चाहें कुछ? जी, बिल्कुल, मैं अपना ही पोस्ट डॉक रिसर्च हुँ, शेयर करना चाहूँगी। अ, वहाँ पे हमने ये दिखाया है कि जैसे मैं बता रही थी कि ब्रेन के जो इम्यून सेल्स होते हैं, मतलब ब्रेन को फंक्शनल रखने के लिए, जैसे पुलिस एक सिटी को मैं हुँ, लेमन हुँ, के हुँ, टर्म्स हुँ, में जैसे आप सोचिए कि एक हुँ, गाँव है वहाँ पे, अगर एक शहर ले लीजिए, एक शहर है और वहाँ पे आपको अगर पीस रखना है, तो क्या करते हैं, सर्वेलेंस होती है पुलिस की, करेक्ट? हुँ, हुँ, तो वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि शहर में सब पीस रहे और कोई हुँ, भी हुँ, दहशत नहीं फैलाए। तो सेम चीज़ हमारे दिमाग में जो होता है ना, एक सेल्स होते हैं जिसको माइक्रोग्लिया बोलते हैं, और दीज़ आर लाइक द पुलिस इन द ब्रेन। वो क्या करते हैं, दे आर एक्टिवली लुकिंग कि अगर कहीं पे कुछ भी अगर नॉर्मल नहीं है, तो वो इमीडिएटली एक्टिव बन जाते हैं। एक्टिव बन के उसके बाद वो कोशिश करते हैं एज़ मच एज़ रिस्टोर करने के लिए हुँ, होमियोस्टेसिस, मतलब हुँ, नॉर्मल ब्रेन हेल्थ को हुँ, प्रमोट हुँ, करने के लिए। अब क्या होता है, जैसे अल्ज़ाइमर्स डिसीज़ में
2 इम्पोर्टेंट पैथोलॉजिकल फीचर्स होते हैं, उसको अमाइलॉइड बीटा प्लाक्स बोलते हैं और दूसरा टाउ टैंगल्स बोलते हैं। ये हुँ, है हुँ। प्रोटीन्स जो एग्रीगेट होके क्या मैं बोलूँ, जैसे मास की तरह डेवलप हो जाते हैं ब्रेन में। हाँ। अब ये माइक्रोग्लिया जो है उसको क्लीन अप करता है। हुँ। उसका फंक्शन है कि वो पैक-मैन की तरह जाके वो च्यू करके उन प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है। हुँ, नॉर्मली हुँ। वो होता है। ट्रैश को रिमूव करता है ट्रैश को दिमाग के ऊपर से, सही। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। तो वेरी उसका गुड। हाँ, फंक्शन हाँ। ये है। बट अब अल्ज़ाइमर्स में क्या होता है कि वो वहाँ पे जम रहा है, ट्रैश एक्यूमुलेट हो रहा है, वो एग्रीगेटेड प्रोटीन्स जम रहे हैं ब्रेन में, इन्फ्लेमेशन हो रहा है। बट फॉर सम रीज़न ये जो माइक्रोग्लिया है उसको ट्रैश नहीं कर पा रहा है। हुँ, हुँ। एंड वन ऑफ द थिंग्स वी एक्चुअली शोड वाज़ कि जब हम गट माइक्रोबायोम को चेंज करते हैं, तो मेल माइस जो हम अपने एक्सपेरिमेंट्स में यूज़ करते हैं, जो कि अल्ज़ाइमर्स लाइक पैथोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। हुँ, जब हुँ। आप एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं अल्ज़ाइमर्स माइस को, तो उसमें अच्छे बैक्टीरिया रिकॉलोनाइज़ होके वो जो है मेल माइस में से निकाल पा रहा है, ट्रैश कर हाँ, पा रहा है। हाँ। बट हाँ, हाँ। फीमेल्स में नहीं ट्रैश कर पा रहा है। दैट वाज़ द इंटरेस्टिंग फाइंडिंग। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जब एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट दिया गया अल्ज़ाइमर्स माइस को, want to emphasize that these don't हुँ, have normal gut microbiome, क्योंकि ये हुँ। डिसीज अल्जाइमर्स में गट माइक्रोबायोम अलग हो जाता है। जब हम हुँ, हुँ। एंटीबायोटिक देके उसको बैड बैक्टीरिया को कम कर देते हैं, तो अच्छे बैक्टीरिया जो है वो रिकॉलोनाइज करके वो एक्टिवली उस वाले अमाइलॉइड एग्रीगेट्स जो है वो निकाल पाते हैं। और हुँ, हुँ। मेनली ये क्यों कर पाते हैं? क्योंकि वो जो बैक्टीरिया है वो अच्छे मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करता है, जैसे शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स एंड हुँ, हुँ। ट्रिप्टोफैन मेटाबोलाइट्स। ट्रिप्टोफैन इज़ एन एसेंशियल अमीनो एसिड जो कि हमारी बॉडी सिंथेसाइज़ नहीं करती है, हम खाने के द्वारा उसको लेते हैं। हुँ, हुँ। तो ये जो बैक्टीरिया है उसको ब्रेक डाउन कर सकती है ऐसे मॉलिक्यूल्स में जो कि अच्छे फंक्शंस को प्रमोट कर सकती है। और वो हमने देखा कि सिर्फ मेल्स में होता है और फीमेल्स में नहीं हो पाता है, क्योंकि फीमेल्स में हमारे सेल्स में जो एटीपी व्हिच इज द एनर्जी करेंसी, वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज अ सबसेल्युलर ऑर्गेनेल, वो बनाता है। तो हुँ, क्या हुँ। होता है कि अल्ज़ाइमर्स फीमेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डिसफंक्शनल हो जाती है। मतलब वो अपने हिसाब से सही काम नहीं कर पाते हैं। और उसका सही काम क्या है? हम जो खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके वाया द टीसीएस साइकिल और क्रेब्स साइकिल एटीपी जनरेट करता है। हुँ, एटीपी हुँ। इज़ लाइक आवर एनर्जी करेंसी। हमारे हुँ, हुँ। बॉडी में हुँ, जैसे हुँ। हर काम करने के लिए जैसे आपको बाहर पैसा लगता है, हमारे बॉडी में कुछ भी करने के लिए एटीपी की ज़रूरत होती है। तो वो सही। एटीपी बना नहीं पाते हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि वो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आप सोचो कि अगर आप पैसा नहीं है तो आप खरीद नहीं पाते, राइट? तो हुँ, सिमिलरली जब हुँ। आपके पास एटीपी नहीं है तो आप काम नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे कौन-सा काम नहीं कर पा रहे हैं? जो उन एग्रीगेटेड प्रोटीन्स को ट्रैश करना है, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। हुँ, हुँ। और वो कब होगा? सही। जब हमारे गट में अच्छे बैक्टीरिया होंगे, हम बहुत सारा ढेर सारा वेजिटेबल खाएँ, डाइटरी फाइबर खाएँ, अच्छे फैट्स लें, हेल्दी फैट्स, तो उस हेल्दी माइक्रोबायोम को प्रमोट करके हम प्रॉपर ब्रेन हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो इसका रिलेशन मतलब फीमेल्स में अगर ये है, तो ये एंटीबायोटिक से ही इसका रिलेशन है या औरतें ठीक से खाना नहीं खाती? हालाँकि किचन तो अगर देखा जाए उस रीजन में तो औरतों के हाथ में ही है। जी। वही पकाती हैं और घरों में पकाती हैं और हुँ, 3 वक़्त पकाती हैं और अगर देखा जाए तो वो मतलब ज़िम्मेदार होती हैं जी। सबको अच्छा खिलाने के लिए। लेकिन क्या वो जो अच्छा पकाती हैं, वो खुद नहीं खाती, ठीक से नहीं खाती, क्या करती हैं? दवाएँ बहुत ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन के बगैर इस्तेमाल करती हैं, उनके जीन्स में ये चीज़ है, ये फिर क्यों ठीक से काम नहीं कर पाता? अल्ज़ाइमर इनमें क्यों ज़्यादा देखा गया है? दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और आंसर भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट आई विल ट्राई टू पुट इट इन अ वेरी सिंपल वे। हाँ, तो चलिए। बात ये होती है कि माइक्रोबायोम जो है वो ना सिर्फ खाने से, स्ट्रेस से अलग हो जाता है। स्ट्रेस की वजह से चेंज हो सकता है, एक्सरसाइज नहीं है तो चेंज हो सकता है, हाँ, हाँ। अनहेल्दी फूड हैबिट से हो सकता है, नींद नहीं होने की वजह से हो सकता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो अपने माइक्रोबायोम को पर्टर्ब कर सकती हैं, बट मोस्ट हुँ, हुँ। इम्पोर्टेंट इज़ डाइट। ओके? अब इफ वी आर पुटिंग टन्स ऑफ शुगरी एंड प्रोसेस्ड फूड्स,
तो नाउ यू इमेजिन यू आर नॉट लेटिंग देम थ्राइव। जैसे आप कोई हुँ, भी एक हुँ। प्लांट ले ले, हर प्लांट एक ही कंडीशन में नहीं थ्राइव होता है, राइट? अगर सही। किसी को पानी ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए, तो वैसे ही आप सोचिए कि हमारे गट में जो माइक्रोबायोम है, वो हर माइक्रोबायोम एक ही कंडीशन में नहीं थ्राइव हो सकता है। बट अगर आप हुँ, सिर्फ शुगर लिए जा रहे हैं या फिर आप सिर्फ मीट लिए जा रहे हैं, तो सारे बैक्टीरिया जो एक्चुअली हेल्दी लाइफ को प्रमोट करते हैं, वो तो नहीं हो पाएँगे। तो ऑब्वियसली योर गट गेट्स कॉम्प्रोमाइज़्ड। द हुँ, सेकंड थिंग व्हिच यू मेंशन्ड व्हिच इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट इज़ जैसे इंडिया और पाकिस्तान में आप देखिए, हाँ, वुमेन हैव कंट्रोल ओवर किचन्स, वो बहुत अच्छा बनाती हैं, हुँ, प किचन तो कंट्रोल उनके हाथ में होता है, बट वो अच्छा खाना दूसरों के लिए बनाती हैं। आई हुँ, डोंट नो हाउ मेनी ऑफ देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक जो अबव हुँ, मिडल हुँ, क्लास और रिच हुँ, क्लास हुँ, की बात हुँ, नहीं हुँ। कर रही हूँ, क्योंकि वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव क्वाइट अ ह्यूज पॉपुलेशन व्हिच इज़ बिल्कुल। मिडल क्लास एंड बिलो हुँ, मिडल हुँ, क्लास, राइट? हुँ, हुँ, वो अच्छा बनाती हैं, वो अपने फैमिली मेंबर्स को पहले खाना देती हैं। शी ईट्स लेट एंड हुँ, हुँ, यूजुअली तो ऐसे व्हाट आई आल्सो हियर फ्रॉम मेनी वुमेन एंड आई हैव आल्सो सीन इज़ कि सब्ज़ी तो नहीं बचती है ना, हुँ, तो वो क्या हुँ, करती हैं, रोटी या दाल के साथ, चावल दाल के साथ। अगेन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हाई क्लास वुमेन हुँ, who हुँ, can afford to go eat outside, उनके अलग मसले हैं। जब आप बाहर जाके खा रहे हैं, यू डोंट नो दैट फूड इज़ नॉट फ्रेश। हुँ, होटल में कब का हुँ, बना खाना होता है, पता ही नहीं। अभी तो वी नो दैट वी हैव मूव्ड अवे फ्रॉम फ्रेश फूड्स, राइट? हुँ, हम हुँ, तो अभी जैसे इंडिया में स्विगी हो गया या बहुत सारे सही। हैं फूड ग्रुप्स जो हुँ, कि हुँ, खाना डिलीवर करते हैं, तो दैट्स वन थिंग। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन इज़ द फैक्ट दैट वुमेन गो थ्रू मेनोपॉज़। तो हाँ, हाँ। हमारा क्या होता है, जो हार्मोन्स होते हैं, when we talk about women's health, we only talk about reproductive health, but women's health is not only reproductive health, बट जो हमारे हार्मोन्स हैं वो काफ़ी सारे हमारे ब्रेन और इम्यून फंक्शंस पे बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं। जैसे ईस्ट्रोजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ थॉट टू बी न्यूरोप्रोटेक्टिव। ओके, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन विद एज इट डिक्लाइंस। जब वो डिक्लाइन हो जाता है एंड वंस वी एंटर मेनोपॉज and that decrease in the estrogen which is thought to be protective, neuroprotective, neuro as in like for the brain and हुँ, 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 ब्रेन फंक्शंस के लिए जो प्रोटेक्शन ये हार्मोन्स ऑफर करते हैं, वो विद एज डिक्रीज हो जाते हैं। हुँ, हुँ, तो दैट आल्सो पुट्स वुमेन एट अ मच हायर रिस्क फॉर अल्जाइमर्स कंपेयर्ड टू मेन। हुँ, तो हुँ। जैसे एज आई सेड, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स system that actually plays a very very big role in why women are at a higher risk हुँ, for ये domestic सिर्फ़ डाइट नहीं है, एक्सरसाइज़ भी है। violence. जो Sleep. कि बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। अ, औरतों की यहाँ पे तो हम देखते हैं गर्मियों में कोशिश करते हैं लोग एक्सरसाइज़ करने की, वॉक, जॉग जिम जॉइन करना। लेकिन अगर हम अपने रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे औरतों की एक्टिविटी अगर उनसे पूछ लें तो वो कहेंगी सारा दिन घर का काम करती हूँ But और yeah, yeah, एक्सरसाइज़ करूँ। yeah, ठीक? हालाँकि उनको वो फ़र्क अभी तक ज़हन में नहीं है कि घर yeah, का काम करना अलग है, एक्सरसाइज़ करना अलग है। yeah. खुराक इस बात से भी मेरा नहीं ख़्याल कि लोग ज़्यादा डिसएग्री करेंगे कि उनका खाना सबसे आखिर में खाती हैं, तो जो बच जाता है, तो सिर्फ़ पेट भरने के लिए होता है जी, कि जी, भूख मिट जाए। और स्ट्रेस वो भी है yeah. उससे भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, बच्चों का भी स्ट्रेस है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, अभी तक वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो लोअर मिडल क्लास और मिडल क्लास के लोग हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं। Mhm. वो एक अलग स्ट्रेस एनवायरनमेंट है। हस्बैंड की तरफ से वो पैट्रियार्कल बिहेवियर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप इनको बल्कि मैं कहूँगी ये एक मेरे अपने लिए भी एक थोड़ा मुझे सोचने का वो दे रहा है कि हम इन चीज़ों को हमेशा अलग-अलग करके देखते हैं। जी, पैट्रियार्की को अलग बात करेंगे, पुअर डाइट के ऊपर अलग से बात करेंगे, लैक ऑफ एक्सरसाइज़ के ऊपर अलग से बात करेंगे। लेकिन इन सबको कंबाइन करके इसके ऊपर बात करना और ये देखना कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे जाके अपना असर दिखा रही हैं। अल्ज़ाइमर तो एक मतलब अगर हम उस अपने रीजन के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो अल्ज़ाइमर के ऊपर तो अभी तक वहाँ पे बात भी नहीं होती है। हालाँकि वहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं अब मर्दों में भी, औरतों में भी बहुत ज़्यादा ये देखी जा रही है। जी। लेकिन इसके ऊपर मुझे जो टर्म याद है इसको कहा जाता भूलने की बीमारी। हाँ, या भूलने की बीमारी या नस्यान
इसको हुँ, कहा जाता था कि वो हुँ, निस्यान है, इसको हुँ, अब समझाने की या समझने की कोशिश नहीं हुँ, होती थी कि ये हुँ। है क्या? और ये I क्यों think हो first thing is you need to accept हुँ, that this is there and they don't accept हुँ, कि ये नॉर्मल है। उनको लगता है कि ना हाँ, बुढ़ापे की वज़ह से ये सारी चीज़ें बुढ़ापे हो की रही वजह हैं, बट से। ये नॉर्मल बुढ़ापा नहीं है। हुँ, और हुँ, खाने की बात आप कर रहे थे, आई जस्ट वांट टू आल्सो पॉइंट आउट हुँ, कि जैसे कम खाना खा के जैसे आप अपने हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ज़्यादा खा के भी आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे एक टाइम पे था न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वज़ह से बीमारियाँ होती थी, अभी एक्सेसिव ईटिंग की वज़ह से बीमारियाँ हो रही हैं। क्योंकि पहले क्या होता था 3 टाइम्स मैक्सिमम हम खाते थे हुँ, हुँ, एंड हुँ, हुँ, इट वाज़ अ गुड मील लाइक बैलेंस्ड हुँ, होता हुँ, था। दाल-चावल हो या रोटी एंड दाल एंड सब्ज़ी और व्हाटएवर। बट नाउ यू सी दैट वी एक्चुअली डोंट गिव अ ब्रेक फॉर आवर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन वी हैव थिंग्स लाइक इंटरमिटेंट फास्टिंग दैट कम्स इनटू इट कि अरे रात के बाद सनसेट के बाद कुछ ना खाएँ। तो पहले अरे मतलब दीज़ आर ऑल आई डोंट नो आई मीन लाइक आई डोंट नो इफ योर ऑडियंस आर गोइंग टू बी हुँ, Muslims or हुँ, non-Muslim, but just want to emphasize on the हुँ, fact that our faith has already said what are the do's and don'ts of how you have to live. It is clearly mentioned कि नहीं रात में usually they say ना मगरिब के बाद खाते हैं इशा के बाद नहीं you need to go to हुँ, sleep and हुँ, you need to only have one third of your stomach is food, one third is water, one third you need to keep. ये सब शुरू से ही था. I mean like we हुँ, have हुँ, gone away very far क्योंकि I also know that maybe some of your audience की ये यू आर इंटरव्यूइंग अ डॉक्टर बट देन क्या है इस्लाम बीच में ला रहे हैं बिकॉज़ यू कैन डिस्टिंग्विश दैट वी हाँ, हैव हाँ, आवर रूल्स एवरी फेथ हैज़ ऑलरेडी सेड बिल्कुल। फास्टिंग का हुँ, इम्पोर्टेंस दिया गया है, खाने-पीने का डिसिप्लिन के लिए हर रिलिजन में भी है। बट वी हैव एक्चुअली गॉन फार फ्रॉम द वे वी हैव टू लिव और स्ट्रेस लाइफ़स्टाइल ये सब तो हमने अपने खुद की मर्ज़ी से किया है, तो हुँ, हुँ। भुगतना तो पड़ेगा। बिल्कुल आई आई एग्री विद यू लेकिन जो औरतों के हवाले से आपने बात की है ना हुँ, ये मैं कहूँगी कि बहुत से लोग इससे अनजान है। बेखबर होंगे। इसको नहीं प लोगों को नहीं पता होगा कि 2/3 औरतें अल्ज़ाइमर से ज़्यादा मुतासिर होती हैं और जिस तरह से आपने इसको आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन किया है कि क्या-क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं कि औरतें क्यों इस अल्ज़ाइमर में हुँ। ज़्यादा वो इफ़ेक्ट होती हैं इससे। अ, ऐज के हवाले से कोई है कि सर्टेन ऐज की औरतों या लड़कियों में इसके असरात इसके ऊपर ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाते हैं? ये ऐज से भी इसका कोई ताल्लुक है या ये किसी भी ऐज में औरतों को इफ़ेक्ट कर सकता है अगर ये जो बातें हैं वो ऑलरेडी मौजूद हैं उसके लाइफ़स्टाइल में? सो यूजुअली इट्स वेल एक्सेप्टेड कि अल्ज़ाइमर्स के जो एग्रीगेटेड प्रोटीन्स हैं जो मैंने बताया हुँ, हुँ। अमाइलॉइड प्रोटीन्स हो गए या टाउ हुँ, प्रोटीन्स हो गया दे स्टार्ट accumulating in the brain from like early 40s but it हुँ, takes हुँ। like 20-25 years for the disease to be manifested. ओके तो वो हुँ, हुँ। 60-65 के बाद यू एक्चुअली स्टार्ट सीइंग ऑल्दो अभी रीसेंट स्टडीज आल्सो आर शोइंग कि अर्ली ऑन भी वो हो रहा है अर्ली ऑनसेट बोलते हैं तो हुँ, हुँ। एज का तो जरूर कंट्रीब्यूशन है बट द ओनली वे वी कैन डू इट इज टू सॉर्ट ऑफ स्लो डाउन एंड हाँ, ऑल्सो हाँ। अलॉन्ग विद दीज टू पैथोलॉजिकल फीचर्स इन्फ्लेमेशन जो ब्रेन में होता है ये मानना है कि एक्चुअली इट्स द इन्फ्लेमेशन विच ट्रिगर्स जो नर्व सेल्स होते हैं ब्रेन के जो कि मर जाते हैं इसीलिए इट्स हुँ, कॉल्ड हुँ। न्यूरोजेनरेशन हुँ, तो उसका मेजर कंट्रीब्यूशन होता है इन्फ्लेमेशन तो इफ वी काइंड ऑफ मॉड्यूलेट सम ऑफ दीज फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड जैसे डाइट हो गया स्लीप फिजिकल एक्सरसाइज तो एटलीस्ट हम उसका प्रोग्रेस स्लो कर सकते हैं एंड जैसे women go through menopause estrogen हुँ, हुँ। levels होते हैं हुँ, तो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि हम अपने हार्मोन्स के बारे में काफ़ी ख्याल रखें हुँ, और हुँ। इसको हम ऐसे ख्याल करने के लिए अगेन यू हैव फूड्स दैट प्रमोट ईस्ट्रोजन रिच फूड्स हैं या ईस्ट्रोजन लो फूड्स हैं तो उसका डिपेंडिंग ऑन हाउ ईच पर्सन और ईच वुमन इज डूइंग किसी को ईस्ट्रोजन बहुत कम होता है तो उनको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा किसी को बहुत एक्सेस होता है फाइब्रॉइड्स ऐसे हो जाते हैं तो उनको हुँ, तो हुँ। इट्स नॉट जस्ट इफेक्टिंग योर रिप्रोडक्टिव हेल्थ बट इट्स ऑल्सो इफेक्टिंग योर ब्रेन हेल्थ हुँ, हुँ। तो ये यही पूछना चाहूँगी, थोड़ा-सा अगर आप इसको भी कर दें, तो ठीक है, जो औरतें पॉडकास्ट देखेंगी, सुनेंगी, वो कहेंगी
खाना मैं ठीक कर लेती हूँ, एक्सरसाइज़ शुरू कर लेती हूँ, स्ट्रेस लेना कम कर देती हूँ। मेनोपॉज़ के बाद क्या करूँ? ये तो ऐज के साथ आएगा, ये फ़ेज़ तो आएगा, ये तो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। करेक्ट। तो इसमें क्या मैं करूँ कि मुझे थोड़ा-सा अपने अपने इस प्रोसेस को डिले कर सकूँ, अल्ज़ाइमर या जो भी है, इससे मैं अपने आप को बचा सकूँ? So the first important thing I feel is to be conscious कि ये होने वाला है and be हुँ, prepared for it. That is second. क्योंकि अभी जैसे आप काफ़ी लोगों से भी सुन चुकी होंगी कि the perimenopause which is the early menopause. हुँ, जैसे हमने कोविड में भी देखा है कि काफ़ी सारी औरतें अर्ली 40s में ही उनको मेनोपॉज़ हो गया है। तो यूजुअली ये भी मानना है कि ओनली वुमेन हू हैव किड्स यू नो दे सफर, ऐसा नहीं होता है। हुँ, दिस इज समथिंग यू जनरलाइज। अगर किसी औरत की शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हैं, तो उनको लगता है कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज इट्स ऑल हार्मोनल, राइट? तो one thing is to know that this is what your body is going through, and second is asking for help. Usually क्या होता है कि ना, even there are places within Muslim families where you don't talk about your menstruation. Like even I know of women where their husbands are not even you know willing to discuss about how they feel when they are going through their menstruation. They think कि हाँ, ये हुँ, तुम्हारा है, तुम्हारे महीने के नखरे हैं, and things like that. But this is like normal, and you need to be aware that these are the changes your body is going through, and then be prepared for it. क्योंकि अभी जैसे अगर बहुत कम एज में किसी का मेनोपॉज होता है, तो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देते हैं, या यू कैन ऑल्सो यूज नेचुरल वेज ऑफ रिप्लेनिशिंग योर डाइट विथ फूड्स दैट प्रमोट गुड हुँ, लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन हुँ, रिच फूड्स हो गए ऐसे। तो हुँ, एक चीज है कि उसको एक्सेप्ट करना कि एक्चुअली ये एक जेन्यून change hai, jo हुँ, biological change women go through. And the other thing is not to, like, I know of men within my very intimate हुँ, group who हुँ, do really think that वो भी ये होता है ना कि if your sister is going through, your mom is going through, you are different, but then if your wife is going through, you think, oh, ये इसका तो हर महीने का ड्रामा ड्रामा सही होता है, things like that. हाँ, but हाँ, but the thing is, given that we are surrounded by such people, you have to take the stand. Nobody is going to come and tell you, Samina, you eat this is good for your body. No, you have to say, Samina, this is good for your estrogen, eat. So हुँ, you हुँ, are the one who has to take care of yourself, and I'll be very हुँ, strong and very firm here. Nobody is going to come and tell you anything. हुँ, It's your हुँ, body. You need to take care of your body. You provide for everybody, but you also have to feed yourself in a way हुँ, that aging तो हम बच नहीं सकते. We all will age. वो अल्लाह का निज़ाम है. But हुँ, we can actually control whether we can age healthy or unhealthy. हुँ, हुँ। तो शबाना क्या देखती इतनी अहम बात है ये और थोड़ा बहुत लिटरेचर अब इसके ऊपर आ रहा है, लोग इसके ऊपर यूरोप और अमेरिका में तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप भी जानती हैं कि जो बैकवर्ड मुल्कों में आते हैं, वहाँ पर इसके ऊपर अभी तो बेसिक नेसेसिटीज़ के ऊपर ही बात हो रही है, यहाँ तक तो पहुँचना उसमें भी बहुत टाइम लगेगा। Right. वहाँ पर उस तरह से बात नहीं हो रही। Yeah. इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से अगर उस रीजन के में आप देखें तो क्या बात करना शुरू किया है लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा-सा एक्सेप्ट करना शुरू किया है? रिसर्च की हद तक बात गई है कि औरतों का जो इतना अहम ये इनका लाइफ का फ़ेज़ है मेनोपॉज़ और फिर पेरीमेनोपॉज़ और फिर वो पोस्ट मेनोपॉज़ का और जिस तरह से आपने बताया ये एक छोटा मतलब कोई मामूली फ़ेज़ नहीं है कि बस आएगा और गुज़र जाएगा। इसका Mm. एक बहुत बड़ा असर है जिसको कि कम किया जा सकता है कुछ तरीके अपनाकर। तो क्या रिसर्च की हद तक बात गई है कि लोग इसको थोड़ा-सा एक्सप्लोर करके इसके ऊपर बात तो करना शुरू करें, इसके ऊपर काम तो शुरू हो? नहीं, यूएसए में तो दिस लाइक हुँ, लॉट्स एंड हुँ, लॉट्स ऑफ हुँ, स्टडीज़ दैट आर गोइंग हुँ, ऑन। हुँ, लोग ये भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि बायोएक्टिव कंपाउंड्स को भी आइडेंटिफ़ाई करते हैं, और प्लांट हार्मोन्स को भी यूज़ करके क्लिनिकल हुँ, ट्रायल्स में जाते हैं, एनरोल करवाते हैं पेशेंट्स को कि टू सी हाउ दे आर डूइंग, कि बिकॉज़ मेनोपॉज़ इज़ नॉट जस्ट हॉट फ्लैशेस और मूड स्विंग्स और ऑल दैट, बट इट्स आल्सो अफेक्टिंग योर ब्रेन हेल्थ। तो उस लिहाज से सेक्स डिफरेंसेस को अकोमोडेट करके काफ़ी सारा रिसर्च यूएसए, कनाडा में तो चल रहा है। बट इंडिया में अभी दे हैव नॉट बीन एक्टिवली पुशिंग ऑन टू प्रमोटिंग वुमेन्स health. That's something that I also strongly feel about, कि we should start exploring, but at least from we should start at least from communities. जैसे आपका हुँ, podcast
Yeah, you are at Mhm. least bringing an awareness that these are genuine concerns. Of course there will be people who will manipulate that also. अब उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, but these Mhm. are the issues that we go through, and it's very important कि what I also feel is कि हमारा जो खाने पीने का स्टाइल होता है ना, that doesn't change over age. But एक certain age के time पे, like whether say if you're a pregnant mother or if you're a nursing mother, your body requirements are very very different. Similarly, when you're going through perimenopause or menopause, your dietary requirements are very very different. You cannot just say नहीं मैं इतना ही खाऊंगी or whatever, नहीं, Mhm. because that plays a very very important role. So creating awareness, जैसे what you're doing, I think your podcast, if whoever is watching will at least have this awareness कि ये होता है and we have to prepare for it. हुँ। एक एक और चीज़ मेरे ज़हन में आई, अभी आप डाइट की बात कर रही थीं और ये मैंने खुद भी बहुत ज़्यादा कॉमन देखा है और अभी तक ये कोई मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ट्रेंड चेंज होने वाला ही नहीं है और वो ये है कि अ, ज़िंदगी के किसी एक टाइम पर लड़कियों को बहुत ज़्यादा डाइटिंग का एक हुँ, क्रेज़ सा हो जाता है और जी, वो सख्त किस्म की डाइटिंग शुरू कर देती हैं कि हमने इस साइज़ तक अपने आप को लेकर जी। आना है और जी। वो बहुत अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती है, अपनी खुराक को, अपनी नींद को, अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को। हुँ। क्या इसको भी फिर हम लेटर ऐज में अल्ज़ाइमर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं? इसका कोई लिंकेज आपको लगता है कि बन सकता है या नहीं? That's a very good point, and that's what I am doing here at the University of Arizona. क्योंकि I moved after my postdoc at U Chicago. यहाँ पे one of the things that I'm trying to see is how does early life stress, you know, हुँ, हुँ। generally जब हम Alzheimer's की बात कर रहे हैं तो हम बुढ़ापा और हुँ, age हुँ। related कर रहे हैं. But one of the things I was interested in is कि how does early life stress, क्योंकि काफी सारे when women go through a lot of emotional stress, that could also be one of the reasons why they end up being at higher risk for neurodegenerative diseases. And you have very rightly said ki, we get influenced with people. It could be from fashion industry, or it could be from television or movie or anything, but at the end of the day they are doing things under supervision. दे इवन अगर वो वेट कम करते हैं किसी रोल में फिट होने के लिए, दे डू इट अंडर सुपरविजन. हम लोग ऐसे ही खाना पीना छोड़ के वी कैन नॉट अचीव व्हाट दे आर अचीविंग, एंड दे आर गेटिंग पेड टू डू इट. इन केस उनका कुछ हो गया तो दे हैव पीपल हु विल टेक केयर ऑफ इट. वो तो स्ट्रिक्टली अंडर ऑब्जर्वेशन करते हैं, एंड इट्स ओनली फॉर अ हुँ, रोल. But unko dekh ke, you getting influenced and ruining your own health, because I also know of a couple of people within my own circle ki, and not just ladkiyan na, ladke, हुँ, they want to have that muscle, so they stopped having regular food and they start having more of those protein rich drinks. So that also puts them in a very compromised state where you're like ruining your health. But for women it's more because आपका पूरा hormonal balance जो है वो change हो रहा है हुँ, हुँ, based on the choices that you have made. So I हुँ, think हुँ, it's really very important that we understand that they get paid and they do under supervision. We should not just do it. हम तो डॉक्टर को भी कंसल्ट नहीं करते before we do anything, right? हुँ, हुँ। Everybody is a doctor, at least in the Indian Muslim setting, I would say. Everybody is सही। a doctor, so they हुँ, will हुँ। just think that they'll do whatever they want. I think that's हुँ। incorrect. जी, I जो think that आजकल के जो डाइट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर तो बहुत ज़्यादा हाइप mm, क्रिएट हुई है। yeah. कीटो डाइट है और प्रोटीन बेस्ड डाइट है और ये डाइट है और वो डाइट है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड चल रहा है। आया इ इनको आप हेल्दी ट्रेंड समझती हैं ना सिर्फ़ औरतों के लिए बल्कि मर्दों के लिए भी उनके लेटर ऑन लाइफ़ में उनको कोई मुश्किल हो सकती है इसकी वज़ह से? क्या ये ट्रेंड्स फ़ॉलो करना हेल्दी है या अपने आप के लिए खुद डिवाइस करना कि ये चीज़ बेहतर है, इसको ठीक तरीके से पका के साफ-सुथरी ऑर्गेनिक चीज़ है, इसको खाया जाए बजाए इसके कि कोई एक ट्रेंड फ़ॉलो किया जाए। Yeah, I think that what you said is really correct. देख जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग की मैं बात बोलूंगी तो ये तो शुरू से ही वी हैव बीन डूइंग दैट, एटलीस्ट फ्रॉम द हुँ, हुँ। इंडियन कॉन्टेक्स्ट आई वुड से, कि आप इवन नॉन मुस्लिम्स हिंदूज को भी ले लीजिए, दे डोंट ईट आफ्टर सनसेट बिकॉज हुँ, दे हुँ। से द अग्नि, द फायर, द डाइजेस्टिव फायर इज वेरी वेरी लो आफ्टर सनसेट. सो उनके कल्चर में भी ये है कि दे डू नॉट ईट आफ्टर सनसेट. सो हुँ, ये हुँ। अभी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक नया वर्ड है जो ला रहा है, बट दे हैव बीन डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग फॉर एजेस, राइट?
ऐसा नहीं है कि इट्स समथिंग वेरी वेरी न्यू, इट्स बीन ऑलवेज देयर. तो which is like you give enough rest for your digestive system so that it can digest and then it can repair also. Or coming to different kinds of diets, there is no one right or wrong diet. It all depends on how a particular person is doing. जैसे मैं थोड़ा भी अगर ज़्यादा शुगर खा लूँगी तो I know that I don't do well. That means I know how I'm going to do it. But I think a balanced diet, and everything in moderation is good. But if we are just feeding our tongues, then obviously तो बीमारी तो होनी ही है. सही। अब ये बातें तो हो गई और ये बल्कि मैं ये भी यहाँ पे कर 1 घंटा गुज़र गया है और मेरे पास अभी भी ढेर सारे सवाल हैं अल्ज़ाइमर के बारे में भी, औरतों की ज़िंदगी के लाइफ़स्टाइल के बारे में भी। लेकिन मैं थोड़ा-सा आपके लाइफ़ के बारे में भी पूछना चाहूँगी। अ, रिसर्च फ़ील्ड में आप हैं और आगे इसको परस्यू कर रही हैं, रिसर्च एक ख़ास एंगल के ऊपर कर रही हैं। जिस तरह आपने गट और ब्रेन का जो कनेक्शन है अल्ज़ाइमर के हवाले से, आप उसको स्टडी कर रही हैं, कितना यंग एज में ये शुरू हो सकता है, आप उस लिंक को जानने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन रिसर्च की फ़ील्ड को अगर हम देखें, तो सुनने में या देखने में ये आता है कि रिसर्च की फ़ील्ड में चाहे वो किसी भी उसके ऊपर है, किसी भी टॉपिक के ऊपर है, फीमेल्स वुमेन पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा कम है। आप इसको अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से, रीजन के हिसाब से देखें, तो आप क्या देखती हैं कि ये ओवरऑल सारी दुनिया में ऐसा है कि रिसर्च में औरतें बहुत कम आती हैं या ये सिर्फ़ किसी एक रीजन के बारे में है कि वहाँ पर रिसर्च में आपको औरतें कम नज़र आती हैं, यूरोपियन और यूएस में इस I कॉन्टिनेंट में ज़्यादा है? I would say हुँ, that this is sort of an universal trend क्योंकि STEM based fields में women का participation काफ़ी कम है. But I would say that it's a disappointment with the way we as Muslims choose. I'm not saying कि हर किसी को STEM field में आना है, science में हुँ, आना है, हुँ, but in general we are way behind. बिकॉज़ हुँ, ऑफ कोर्स इट कम्स विद चैलेंजेस एंड हमारे घरों में जैसे आई वुड से दैट एनी एवरीथिंग दैट आई एम टुडे इज़ बिकॉज़ ऑफ माय पेरेंट्स एंड स्पेशली माय डैड क्योंकि वो कभी ऐसा ही नेवर सेड दैट कि लड़की है इसको खाना-वाना बनाना सिखाओ या घर का काम सिखाओ. He only was very unhappy if I came second. He always wanted me to मतलब work your best. हुँ, तो हुँ, वो वैसा था बट द थिंग इज़ जब आप बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करना होता है एंड आवर होम्स आर नॉट प्लेस्ड टू सपोर्ट दैट. इट्स वेरी सैड टू से दैट बट बिकॉज़ इट्स वेरी डिमांडिंग. इट्स नॉट 9 to 5 जॉब. हुँ, ओके. हुँ, एंड देयर इज़ नो मनी, देयर इज़ नॉट लॉट ऑफ मनी. जैसे अब अगर आप आईटी में चले गए या आप अगर डॉक्टर बन गए, तो एट लीस्ट एंड हू वांट्स अ बहू विद अ लोन, राइट? हुँ, हुँ, सही। लेकिन डॉक्टर बहू तो चाहिए, अब भी लोगों को चाहिए तो बिकॉज़ एट लीस्ट शायद रिसर्चर बहू का ट्रेंड अभी शुरू नहीं हुआ। बट इट कम्स बिकॉज़ डॉक्टर्स इट्स अ वेरी वेरी हुँ, हार्ड फील्ड बिकॉज़ हुँ, यू हैव नो टाइम. जभी भी आपका कोई भी पेशेंट आता है, you have to be available, and that's हुँ, the reason why doctors prefer to marry doctors, right? Because they हुँ, understand that it's very challenging. आप अपना नींद सब कुछ फैमिली सब कुर्बान करके देखते हैं. Actually, it's a big shout out to all the medical doctors. Uh, you know, uh, हुँ, हुँ, it's really, really uh, क्या बोलते हैं very rewarding having a doctor in the family. But हुँ, हुँ, ये तो अब जब अब हमारे घरों में चेंज होगा, if you also understand that this kind of impact that we want to leave and not just worry कि कितना पैसा बनाया, कितने घर बनाए, कितना ज्वेलरी लिया. So हुँ, these are हुँ, the prime focus of our discussions, right, at home. So we hardly think about how you want to contribute. But Muslim community, we need doctors, we need researchers, we need teachers. Given a chance, I want to go to a woman gynecologist, right? हुँ, So हुँ, if we don't have women gynecologists within our own communities, so we are compromising ourselves. हुँ, हुँ। तो यूएस में भी रिसर्च की फ़ील्ड में आपको यही गैप नज़र आता है कि मेल-फीमेल रेशियो बहुत ज़्यादा है, उस तरह से यहाँ पर भी औरतें नहीं आती हैं?
जो हमारे मुल्क हैं उनके तो चैलेंजेस हैं, जिस तरह आपने भी कहा, स्पेशली सबसे बड़ा चैलेंज तो घर से ही शुरू हो जाता है। हुँ, क्योंकि आप उस तरह से टाइम नहीं दे पाते हैं अपनी फ़ील्ड को, अगर आप एक इस इतनी डिमांडिंग फ़ील्ड में जाते हैं। रिसर्च करना भी, मेडिकल तो है डिमांडिंग फ़ील्ड, हुँ, लेकिन रिसर्च करना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। आपने जितनी बड़ी-बड़ी बातें की हैं, मैं अभी तक उसको समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ। तो ये भी कोई आसान काम नहीं है। क्या But यूएस में क्या everybody वो can रेशियो do it, देखती हैं? Sanjana. It's हुँ, हुँ। just that, you know, हाँ, कि हम हुँ, अपने काबिलियत पे भरोसा करके you have to accept कि you know this is what I want to do और अगर वो बोलते हैं ना नियत अच्छी है तो अल्लाह ताला भी साथ देते हैं, तो वो फैमिली का थोड़ा बहुत सपोर्ट अगर रहता है तो आई थिंक एवरी वुमन हू वांट्स टू कंट्रीब्यूट टू आई थिंक दे कैन डू इट। हुँ, हुँ। आगे क्या आप करना चाहती हैं शबाना? इसी जो अल्ज़ाइमर और गट के दरमियान जो ताल्लुक है, आप इसी के ऊपर आगे अपनी स्टडी को लेकर चलना चाहती हैं? या इससे भी आगे कोई और टॉपिक्स हैं, कोई जिनको अभी तक उस तरह से नहीं समझा गया, जिसके ऊपर काम या रिसर्च नहीं हुआ, वो करना चाहती हैं? जैसे अभी मैं एट द यूनिवर्सिटी ऑफ एरिज़ोना मैं ये स्टडी करने की कोशिश कर रही हूँ कि अर्ली लाइफ स्ट्रेस हुँ, कैसे हुँ। इम्पैक्ट करता है और कैसे हायर रिस्क पे डाल सकता है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए। बट इम्पोर्टेंटली यहाँ पे मैं एक चीज़ अपना खुद का अगर मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ आई विल हैव माय इंडिपेंडेंट रिसर्च ग्रुप। हुँ, तो मेरा ये इंटरेस्ट है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 2% ऑफ आवर जीन इज़ प्रोटीन कोडिंग। हुँ, बाकी you know we really don't understand lot of it is made as RNA तो वो क्या है वो क्या सीक्रेट है हमारे आरएनए में जो कि रेगुलेटरी रोल प्ले करता है कि डज दैट play a big role in contributing to why a person can be at a higher risk or why somebody is resilient why somebody is not resilient so in the space of RNA I'd like to investigate gut brain connections. हुँ, हुँ। और जब आप सोसाइटी को कुछ देने के बारे में सोचती हैं, तो अपनी इतना ज ज यहाँ तक पहुँचने की स्ट्रगल और इतना कुछ जानना और समझना, अ, उसमें से आप सोसाइटी को जब देने का सोचती हैं, तो क्या देना चाहेंगी? कि रिटर्न क्या होना चाहिए आपका? मैं कुछ भी नहीं दे रही समीना, मैं सिर्फ़ हुँ, सच बोल रही हूँ और मेरे लिए आई थिंक दैट इज़ इनफ क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू से क्योंकि मैं बैठ के यहाँ पे किसी की ऐसी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ। मतलब मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ अपना जर्नी और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि you know that you will be judged or you are compromising your own career when you stand up for right, but I think that is what I'll just be true to myself. हुँ, हुँ। एंड मेरे अपनी हाँ। तरफ से कोशिश है आई बिकॉज़ सी देयर आर बिग कंपनीज़ राइट? बिग फार्मा कंपनीज़, बिग साइंटिस्ट हुँ, एंड आई हुँ, एम नोबडी ओके? आई कैन ओनली हुँ, डू व्हाट द पोटेंशियल अल्लाह ताला हैज़ गिवन इन मी एंड आई एम हैप्पी इन हुँ, डूइंग हुँ। व्हाटएवर लिटिल आई कैन। हुँ, हुँ। थैंक यू सो मच शबाना, आपने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया और आई मस्ट से बहुत सारी बातें, उम, मतलब सुनी तो थी, शायद कभी मैंने सुनी हो, लेकिन उस तरह से समझी नहीं थी, जिस तरह से कि आपसे बात करके आज बहुत सारी बातों को मैंने भी समझने की कोशिश की और आई होप कि हमारे जो सुनने और देखने वाले होंगे, उनको भी बहुत सारी नई बातों का पता चलेगा, बहुत सारी अहम मालूमात उन तक भी पहुँचेंगी। लेकिन आपके टाइम देने का, कि आपने हमारे लिए इतना ज़्यादा टाइम निकाला, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इस गुफ्तगू को, इस कन्वर्सेशन को इसी तरह जारी रखेंगे और बहुत सारे टॉपिक, क्योंकि अभी भी मैंने कोशिश की है, जो आपकी फ़ील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है, उसमें से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ों को उसके ऊपर बात करने की कोशिश करें। अभी हमने डिटेल से बात नहीं की है चीज़ों को प्रॉपर्ली बेहतर तरीके से समझने के लिए। तो आपके साथ और भी बातें इसी तरह सेशंस होते रहेंगे, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप जो कर रही हैं, उसको बेहतर तरीके से कर सकें और ज़्यादा आगे बढ़ सकें, क्योंकि फीमेल रिसर्चर्स की नो डाउट, अगर हमें फीमेल डॉक्टर्स की ज़रूरत है, तो हमें फीमेल रिसर्चर्स की भी ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों को समझने के लिए। बट थैंक यू सो वेरी मच आपके टाइम का।
Thank you for having me, Samina, क्योंकि this is something that I do really connect apart from my research की आप awareness create करें especially अपने community में क्योंकि हम काफ़ी पीछे हैं in terms of our understanding of how we are, how we function, and I think this is an important step and I'd be very happy to come back and chat more in future inshallah, and wish all your viewers and whoever is listening to this podcast कि आप अपने health का भी ख्याल करें and stay healthy, that's very important. And it's a blessing to have good health, तो उसको जितना हो सके उतना try to keep it.